नमस्कार। आज हम कक्षा 9th के लिए रिवॉल्यूशन वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इस वर्ड का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि क्लास 9th में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म या आप कैसे कहेंगे रिवॉल्यूशन इन रशिया या रशियन रिवॉल्यूशन, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। इसलिए ये बहुत पर्टिनेंट है कि आप रिवॉल्यूशन वर्ड को अच्छे से समझें। रिवॉल्यूशन वर्ड के एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसका जो बिल्कुल अपोजिट वर्ड है उसको भी देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन का जो अपोजिट है वो एवोल्यूशन है। जनरली हम रिवॉल्यूशन को सडन चेंजेस के नाम से जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में जब सडन और जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक या रेडिकल, जिसे आप कहेंगे व्यापक बदलाव, किसी भी सिस्टम में जब सडन या जो व्यापक बदलाव आते हैं तो उसे एक तरह से हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। किसी घटना का प्रभाव इतना व्यापक हो सकता है कि वो किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से बदल दे, आपके तरीकों को बदल दे, चाहे वो काम करने के तरीके हो, चाहे वो आपका बिलीफ सिस्टम हो, तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि दीज आर सडन, ये बदलाव अचानक आ रहे हैं, एंड दीज आर रेडिकल, जो बहुत व्यापक है, जो फंडामेंटल को ही बदल देते हैं। इस तरह के फंडामेंटल चेंजेज है जो पुरानी सिस्टम के फंडामेंटल्स को ही बदल देते हैं। हिंदी में आप इसे कहेंगे व्यापक बदलाव। इसका जस्ट अपोजिट है आपका इवोल्यूशन। जब बदलाव धीरे धीरे आते हैं, चाहे वो व्यवस्था में हो, चाहे वो किसी प्लांट एनिमल किसी की स्पीसीज में हो, तो उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। और साइंस में ये वर्ड बहुत आता है, जैसे हम ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, से इंसान का क्या हुआ, विकास हुआ। पहले आप देखेंगे कि अ, हमारी जो स्पीसीज़ है, हम होमो सैपियंस तक आए तो उससे पहले हमें इस लेवल तक आने में लाखों साल लग गए। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रलोपिथेकस। तो ये जो लाखों सालों में हमारा जो विकास हुआ है, इसको इवोल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। तो इन दोनों वर्ड का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि जब अचानक बदलाव आ रहे हैं, जनरली ये पॉजिटिव बदलाव है, तो वो आपके रिवॉल्यूशन है। और जब बदलाव धीरे धीरे आते हैं तो वो आपका इवोल्यूशन है। एक चीज और याद रखनी है कि ये बदलाव कैसे होंगे, दीज आर कंप्लीट एंड फंडामेंटल चेंजेस। ठीक है। एक रिवॉल्यूशन से एक और वर्ड इससे जो जुड़ा हुआ है, जो है वो रोटेशन। तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही है कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है या कोई भी प्लेनेट अपनी एक्सिस पे अपनी जगह पर ही घूम रहा है, और वो जब अब खुद ही अपनी एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसे आप क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और जब वो किसी दूसरी बॉडी के अराउंड एक मूवमेंट पूरा करता है तो उसे आप रिवॉल्यूशन कहते हैं। अ, हम अब हम रिवॉल्यूशन वर्ड को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ दो डिक्शनरीज से इनके जो मीनिंग है वो लेने की कोशिश की है। ऑक्सफोर्ड को पहले देखते हैं। ऑक्सफोर्ड में रिवॉल्यूशन की जो सेंस है वो तीन दिए हुए। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि व्हाट आर द पॉलिटिकल सेंस, सोशल सेंस, उसका साइंटिफिक सेंस क्या है। तो हम पहला पॉलिटिकल सेंस देख रहे हैं। एन अटेम्प्ट, एक प्रयास है, बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। जब उस कंट्री की गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग बदलने का प्रयास करेंगे, एंड यहाँ पे लिटिल बिट क्या इन्वॉल्व है, वॉयलेंस। कई बार ये वॉयलेंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे वॉयलेंस को थोड़ा सा एम्फेसिस किया है। तो ऐसे गवर्नमेंट का सिस्टम क्या बदल सकता है, जैसे पहले राजा था और राजा से लोकतंत्र आया वहाँ पर, तो मोनार्की से डेमोक्रेसी आना सडनली लोगों के प्रयास से, तो वो भी एक रिवॉल्यूशन है। सोसाइटी में अगर लोग
क्योंकि जीने के तरीके में, उनके विश्वास में अचानक बदलाव आ जाए, किसी ये साइंटिफिक इन्वेंशन से आ जाए, डिस्कवरी से आ जाए, तब भी वो क्या है? रिवॉल्यूशन है। और तीसरा है आपका, जो हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन में पढ़ा, एक सर्कुलर मूवमेंट, जो कोई भी प्लेनेट है किसी दूसरी बॉडी के करता है, अपनी बॉडी के नहीं, ठीक है, किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के जब एक प्लेनेट उसका जो मूवमेंट पूरा कर रहा है, उसके चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा है, तो वो रिवॉल्यूशन है। तो कैम्ब्रिज में भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, सरकार का बदलना, ठीक है, चेंज इन अ वे अ कंट्री इज गवर्न इज लीड टू अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होना, मोनार्की से डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी। आई होप यू आर फेमिलियर विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर ये चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली, तो पॉजिटिव चेंजेस को हम रिवॉल्यूशन में ले रहे हैं। लोगों के जीने के तरीके में बदला, हमने देखा कोई मशीन्स आई, या उनका जो कल्चरल या उनका जो सोशल बिलीफ है वो चेंज हो जाता है अचानक, तब उसे भी रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये सर्कुलर मूवमेंट हम समझ ही चुके हैं कि जब कोई भी प्लेनेट किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अपना एक मूवमेंट पूरा करेगा तो उसे रिवॉल्यूशन कहा जाएगा। रिवॉल्यूशन की एक कंप्लीट डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने अपनी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्रीज फॉर स्कूल्स, जो अभी एनसीईआरटी ने नया आपके एक तरह से स्प्लिट अप सिलेबस की तरह एक डॉक्यूमेंट दिया है कि उसमें किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, उसमें इस डॉक्यूमेंट में बहुत फोकस किया गया है। तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। ग्लॉसरीज है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लॉसरीज इसमें है। लिंक मैंने ऊपर दे रखा है, आप उस लिंक से भी इस डॉक्यूमेंट तक पहुँच सकते हैं। सो नाउ वी आर रेडी टू रीड a complete definition of revolution. So इतना हमने समझ लिया है कि रिवॉल्यूशन का पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक सेंस अलग अलग है। तो पॉलिटिकल सेंस में रिवॉल्यूशन क्या हुआ? इन पॉलिटिकल फिलोसॉफी द टर्म ओरिजिनली referred to a process of cyclic change. तो ये एक साइक्लिक चेंज है जो पुरानी कंडीशन को रिवर्स कर रहा है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस। वन डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं कि एक सिचुएशन का जब जेनिथ आ जाता है तो दूसरी सिचुएशन को आना ही पड़ता है, इस तरह के चेंजेस। तो साइक्लिक चेंजेस है, गवर्नमेंट का बदलना, वो भी रिवॉल्यूशन है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल एंड रेडिकल चेंजेस, पॉलिटिकल में चाहे इकोनॉमिक है चाहे सोशल है, तो वो भी आपके रिवॉल्यूशन में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशंस, चाइना की कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये सारे आपके एक तरह से पॉलिटिकल चेंजेस थे। फिर इसी तरह से आप सिस्टम में कुछ जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन से जो चेंजेस आए और उनसे जो रिवॉल्यूशन हुई, उसमें आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हम इन पे थोड़ा फोकस करते हैं। जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन है, इसके अलावा बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, लेकिन उनका वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट कम था। हम जब हम इंटरनेशनल स्टडीज़ करते हैं तो उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर रहा हो। और यहाँ पे मैं कुछ रिवॉल्यूशन के एग्जांपल्स रखे हुए हैं, जैसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ये ब्रिट- ब्रिटेन में हुई और एक तरह से इसको फाउंडेशन माना जाता है डेमोक्रेसी की, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं था, ब्रिटेन तक इसका इम्पैक्ट सीमित था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका इम्पैक्ट व्यापक था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस से दूसरी कंट्रीज़ में जो रिवॉल्यूशन हुई उनको हम यूरोपियन रिवॉल्यूशंस ऑफ 1848 कहते हैं। रशिया में जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, उसे हम रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और जो चाइनीज़ का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक तरह से वो चाइनीज़ कल्चरल रिवॉल्यूशन है। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ठीक इसी तरह से कुछ सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है। हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से या इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से जब हम आगे बढ़े, मशीनरीज आई और बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी से, तो उसे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की
संज्ञा दी जाती है। उस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद में जब प्रोडक्शन सरप्लस हो गया, तो फिर क्या हुई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, जिसमें जो घर पे काम करते थे हम, प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बल्क ऑर्डर्स होते थे, उस सब से हट के हमने लेबर आए, किसी रूफ के नीचे सारे प्रोडक्शन प्रोसेस फैक्ट्री में करने लग गए, तो उसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जैसे व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन अचानक बढ़ा, हमारे हाइब्रिड्स की हेल्प से, मशीनरी की हेल्प से, उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे हमने मिल्क के प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज्ड किया वी कुरियन के माइंड मैप से, उसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये कुछ आपके पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। यहाँ इतना आपके क्लियर हो गया है कि रिवॉल्यूशन सडन चेंजेस को बता रहे हैं और किसी भी सिस्टम के पॉजिटिव चेंजेस को बता रहे हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठना पर्टिनेंट है कि हम किस कौन सी रिवॉल्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। बहुत सारी रिवॉल्यूशंस किसी कंट्री में होती है, तो वो उस कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक कंट्री में रिवॉल्यूशन हो रही है और वो पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो हमें उस रिवॉल्यूशन को पहले पढ़ना है। तो ऐसी ही रिवॉल्यूशन कौन सी है आपके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर था। So it is now very pertinent to ask the question, why study the French Revolution? इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर था। इसने जो लिबरल डेमोक्रेसी का आइडिया है, मोनार्की को एंड किया और लिबरल डेमोक्रेसी के आइडिया को पूरे यूरोप में पॉपुलराइज किया। ब्रिटेन की ग्लोरियस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट यूरोप पर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो यूरोप से कटा हुआ था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर हो जाता है और धीरे धीरे लिबरल डेमोक्रेसीज आनी शुरू हो जाती है। राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो राइट्स का आइडिया है वो भी यहाँ से आते हैं। तो ये जो राइट्स को लेके इतना सारा मूवमेंट हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं बिगिनिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन में थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के एंड में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट आर द लेगेसीज। तो ये लेगेसीज भी कम इसी क्वेश्चन का आंसर दे रही है कि हम इस रेवोल्यूशन को क्यों पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली हमने पढ़ लिया कि ये जो आइडियाज़ है आपके डेमोक्रेटिक राइट्स के जो आइडियाज़ है, वो कहाँ से पॉपुलर हो रहे हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडिया है, वो यहाँ से लिए गए। फेडरल सिस्टम पूरे यूरोप में धीरे धीरे एबॉलिश होना शुरू हो जाता है। कॉलोनीज को इंस्पिरेशन मिलती है अपनी फ्रीडम के लिए, वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो नेशन स्टेट का आइडिया है, कहीं ना कहीं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इमर्ज हो रहा है। पहले जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है लोगों की, उसे हम एक कंट्री कहते थे, लेकिन उसके बाद में बिलोंगिंगनेस, कल्चरल बिलोंगिंगनेस, कॉमन हिस्ट्री, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई। और जो नेशन का कंसेप्ट है वो भी कहीं न कहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। नेशनल एंथम, सिटीजनशिप, इस तरह के जो आइडियाज़ है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में आने लगते हैं। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा जाता है। वापस मैं इसको एक बार समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सडन चेंजेज़ है वो रिवॉल्यूशंस कहलाते हैं। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे थे। लिबरल डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पॉपुलराइज़ किया। थैंक यू।